हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कम बैक सीरीज फॉर CMSL विद सी अरुण सेतिया एंड दिस इज माय लेक्चर नंबर 5। पिछले 4 लेक्चर ऑल दो 20-20 25-25 मिनट के थे। अगर हम उनको सम अप करेंगे तो वो सिर्फ 1 घंटे के बराबर के लेक्चर्स थे। अगर आप उसको एक साथ देखोगे तो आपको 1 घंटा ही लगेगा दोस्तों, सवा घंटा लग जाएगा। क्यों इतना कैलकुलेट कर रहा है। तो आप लोगों को SBEB जैसी रेगुलेशन जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं, ऑलमोस्ट वो सारे प्रोविजन जो SBEB से रिलेटेड थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय कौन होता है, कौन इंक्लूड होता है, कौन नहीं इंक्लूड होता है, प्लस किस तरीके से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ट्रस्ट रूट से अगर आएंगे तो क्या क्या प्रोविजंस को याद रखना है, और शेयर होल्डर अप्रूवल, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी। ESOS स्कीम के अंदर किस तरह से वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए, लॉक इन है या नहीं है, ऐसे ESPS, सार, RBS, GEBS सब पढ़ लिया आपने, राइट। आज हम इसका आखिरी पार्ट खत्म करेंगे, दैट इज स्वेट इक्विटी। दोस्तों आज डेट है 9 तारीख, ठीक है, लिख लीजिए। मैंने जो भी मैं चैप्टर खत्म कराऊंगा, ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए तभी बेनिफिशियल होगा जब आप इसका टेस्ट दोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आज 9 तारीख है, तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम इसका टेस्ट जो है ना वो फिक्स कर देते हैं 12 तारीख को, ठीक है। 12 मार्च को हम रखेंगे टेस्ट फॉर इस पूरी रेगुलेशन का, सेबी, SBEB एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021, ठीक है। 12 मार्च शाम को 7 से 8। जो बच्चा 7 से 8 के टाइम में ये टेस्ट को ज्वाइन करेगा, इसका लिंक आपके ग्रुप्स में आएगा, और लाइव ज्वाइन करके अगर आप मेरे को 8 बजे मैक्सिमम 10 मिनट ऊपर नीचे करेंगे, अगर आपने वो टेस्ट सबमिट कर दिया तो आपको चेक होकर मिल जाएगा। टेस्ट जो होगा वो पूरा का पूरा टेस्ट जो होगा वो बहुत बढ़िया टेस्ट बनाऊंगा मैं, केस स्टडी बेस्ड बनाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। जो बच्चे ने मेरे से ये चैप्टर पढ़ लिया है उसको एक एक चीज़ आती होगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। बस एक बार रिवाइज कर दीजिएगा, ठीक है। यस प्लीज़। चलो ब्यूटीफुल। अब चलते हैं बेटा इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट की ओर, दैट इज स्वेट इक्विटी। अभी तक आपने जो पार्ट खत्म किया था ना, वो सारा का सारा जो पार्ट था दैट वाज रिलेटेड टू SBEB। अब हम बात करेंगे स्वेट इक्विटी। और मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप अपना पास्ट स्कैनर खोलोगे ना तो यू विल फाइंड कि इस चैप्टर में से स्वेट इक्विटी पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता कि स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है। तो दोस्तों स्वेट इक्विटी नाम से ही क्लियर है, स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना। यानी कि हम अपने एम्प्लॉयज को, जो उन्होंने हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए पसीना बहाया, एज अ रिवॉर्ड हमें स्वेट इक्विटी शेयर देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉय है उसने अपनी मेहनत से आपको किसी तरह का कोई टेक्निकल नो हाउ या कोई कॉपीराइट, किसी इनटैंजिबल एसेट को डेवलप करने में आपकी मदद करी है, एंड आप कंपनी क्या कर रही है, उसको एज अ रिवॉर्ड देना चाह रही है स्वेट इक्विटी शेयर। एक बात याद रखना, कोई भी कंपनी जब स्वेट इक्विटी शेयर देना चाहती है अपने एम्प्लॉयज को, तो उस पर कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 54 एप्लीकेबल हो जाता है। याद रखना, सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों पे लगता है। वेयर एज अगर कोई लिस्टेड एंटिटी अपने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर देना चाह रही है, तो अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट, क्या उस पर SBEB एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन भी लग जाती है, ये ध्यान रखो। क्या सबको क्लियर है? ठीक है। अब क्योंकि हम तो ज्यादातर सेबी लॉस पढ़ रहे हैं, तो क्या हम ये मान के चलें कि हम लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जब स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की बात आ रही है तो उस पर क्या क्या प्रोविजंस लगेंगे, ये आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले ना आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पेपर में पूछी जा सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी ना, अगेन, एम्प्लॉय कौन होगा फॉर द पर्पसेस ऑफ स्वेट इक्विटी, यानी कि हु इज द पर्सन जिसे आप एम्प्लॉय कॉल करेंगे, जिसको आप स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा,
इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि स्वेट इक्विटी शेयर जो दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, किस चीज के लिए दिए जा रहे हैं। फिर इसकी प्राइसिंग पे बात होएगी, फिर इसके लॉक इन पे बात होएगी, फिर इसकी वैल्यूएशन पे बात होएगी, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे बात होएगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे बात होएगी, फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, उस पर बात होएगी। तो दीज आर द थिंग्स जिन्हें अब हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। रेडी रेडी हो, चलो फिर आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है ना, वो यही बनता है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन बताओ। दोस्तों अगर आपको याद हो ना, तो मैंने जब एसबीईबी कराया था ना, तो मैंने आपसे कहा था कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन एसबीईबी के लिए रेगुलेशन 2 में दी हुई है, ऑफ इसी रेगुलेशन के अंदर। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉय फॉर स्वेट इक्विटी, याद रखना उसकी डेफिनेशन जो है दैट इज गिवन इन रेगुलेशन 29 ऑफ द सेम रेगुलेशन। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन 2 बार दी हुई है, एक बार एसबीईबी के लिए और एक बार स्वेट इक्विटी के लिए। अभी क्योंकि हम स्वेट इक्विटी पढ़ रहे हैं तो क्या हमें रेगुलेशन 29 पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है ना वो ये है कि रेगुलेशन 2 जब आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा होता है एम्प्लॉइज इंक्लूड्स एंड शेल एक्सक्लूड, यहां पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय मीन्स। समझ आ रही है? अच्छा, जैसे आप सबको मालूम होगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि एप्लीकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रेगुलेशन कब लगेगी? अगेन लिस्टेड एंटिटी जब देगी क्या तभी लगेगी। तो नथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू अनलिस्टेड कंपनीज। इसका मतलब अगर कोई कंपनी लिस्टेड है और अपने एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी देना चाह रही है तो क्या उस पर ये रेगुलेशन लग जाती है। क्लियर है? ठीक है सर। और अगर मैं बोलूं एम्प्लॉय कौन है, तो याद रखना एम्प्लॉय की डेफिनेशन यहां पर मीन डेफिनेशन है। जब मैं बोलता हूं ना मीन डेफिनेशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय का जो मीनिंग है क्या वो एग्जॉस्टिव है। अब यहां पर इन्होंने क्या लिखा, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पर परमानेंट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जो भी कंपनी का एम्प्लॉय है उसी को यहाँ पर एम्प्लॉय माना जाएगा, चाहे वो परमानेंट हो टेम्परेरी हो, फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया हो। क्या ये सेम पॉइंट हमने एसबीबी में पढ़ा था? यस सर, कॉमन पॉइंट। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होल टाइम और नॉट। नो सी, वेरी इंपॉर्टेंट, खत्म हो गई डेफिनेशन। अरे ये क्या हुआ, वहां पे क्या क्या था ना, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, होल टाइम, बट एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर हमने पढ़ा था प्रमोटर को भी बाहर करो, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप को भी बाहर करो, डायरेक्टर को बाहर करो जिसके पास 10% से ज्यादा होगा। याद आ रहा है? यहाँ पे किसी को बाहर ही नहीं करा। ओ माय गॉड। तो अगर पेपर में आ जाए कि सर अगर एक डायरेक्टर है जिसके पास 15% होल्ड कर रहा है, तो क्या उसको एसबीईबी के अंदर एम्प्लॉय माना जाएगा? नो। बट क्या उसको स्वेट इक्विटी में एम्प्लॉय माना जाएगा? यस। समझ आया? तो ये ध्यान रखना कि फॉर द पर्पसेस ऑफ स्वेट इक्विटी जिसे आप एम्प्लॉय बना रहे हो सकता है कि वो यहाँ एम्प्लॉय हो लेकिन एसबीईबी में एम्प्लॉय ना हो। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर आ जाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी दे सकते हैं? सर अगर आपको याद हो तो एसबीईबी में तो क्लियरली लिखा हुआ था क्या, कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं दे सकते, यहाँ पर एक्सक्लूजन है ही नहीं। तो यहाँ पर ना क्या होता है, वैसे तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं देना चाहिए किसी तरह के कोई भी शेयर्स। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईसीएसआई बिल्कुल स्ट्रिक्ट डेफिनेशन को यूज करते हुए इंटरप्रेट करता है, और वो यहां पर लिखता है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी देने की बात आ रही है तो दे दो। मेरी बात समझ आई? तो उनके सॉल्यूशन सजेस्टेड के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी दिया हुआ है। क्या मेरी बात समझ आ गई? बोलो। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एसबीईबी नहीं देना, क्या वो एक्सक्लूड किया गया है बहुत एक्सक्लूसिवली? बोलो। वेरी गुड। तो सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब सर इसमें प्रमोटर को भी दे सकते हैं? हाँ, याद रखना, लेकिन कौन सा प्रमोटर? जो प्रमोटर एम्प्लॉय होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रमोटर हो लेकिन एम्प्लॉय नहीं हो तो नहीं मिलेगा। तो याद रखना, इफ यू आर एम्प्लॉय तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप प्रमोटर हो या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप हो, डायरेक्टर हो या फिर आप कोई भी हो। मतलब समझो मेरी बात को, क्या अगर आप एम्प्लॉय हो या अगर आप डायरेक्टर हो, किस कैपेसिटी में हो, यानी कि अगर कोई डायरेक्टर प्रमोटर है या कोई एम्प्लॉय प्रमोटर है तो वो एलिजिबल हो जाएगा। याद, ठीक हो गया ना?
ठीक है सर। तो यहां पर हमने प्रमोटर को एक्सक्लूड नहीं करा लेकिन इंक्लूड भी नहीं करा, तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि प्रमोटर को लेना नहीं लेना? इफ एनी प्रमोटर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यस एलिजिबल, या इफ एनी प्रमोटर इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यस एलिजिबल। समझ आ गया? यस सर, समझ में आ गया। अब चलते हैं, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर टू द एम्प्लॉइज। द कंपनी हुज इक्विटी शेयर आर लिस्टेड ऑन आरएससी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट। मैंने पहले ही बोला, क्या इन्हें सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट को भी कंप्लाई करना होता है? क्या सबको क्लियर है? एंड दीज रेगुलेशन टू इट्स एम्प्लॉइज, अब क्यों दे रहे हैं हम इसको ध्यान से देखना। कहते हैं, आराम से पढ़ना, मे इशू स्वेट इक्विटी, मे इशू स्वेट इक्विटी क्यों देगा? फॉर देयर प्रोवाइडिंग नो हाउ, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉय ने आपको कोई नो हाउ प्रोवाइड करा है, या मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ आईपीआर, आपको किसी तरह के आईपीआर प्रोवाइड करवाए हैं या किसी तरह का कोई वैल्यू एडिशन करवाया है और आप खुश हो, तो आप उसको क्या दे सकते हो बदले में? स्वेट इक्विटी दे सकते हो। तो बेसिकली द आइडिया इज वेरी क्लियर। अगर मुझे लगता है कि अगर कोई एम्प्लॉय मेरे यहां पर मुझे किसी भी तरह के नो हाउ को प्रोवाइड करने में मेरी हेल्प करता है, या किसी तरह का कोई आईपीआर डेवलप करने में हेल्प करता है, या कोई वैल्यू एडिशन करवाता है, तो क्या मैं उसको बदले में क्या दे सकता हूं? एज अ रिवॉर्ड स्वेट इक्विटी दे सकता हूं। चलेगा? यस सर। मैक्सिमम क्वांटम ऑफ स्वेट इक्विटी कितना है? याद रखना, यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ना अमाउंट की बात नहीं होती, इसमें सीधा सीधा बोला गया एवरी ईयर देयर इज अ लिमिट कि आप 15% जो भी आपकी एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल है उतना आप दे सकते हो, क्या? स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, लेकिन इसकी ओवरऑल लिमिट 25% है बेटा। ओवरऑल लिमिट कितनी है? 25%। ठीक है ना? पर ईयर लिमिट कितनी है? इन अ ईयर अगर मैं कोई पूछेगा तो 15%, और ओवरऑल लिमिट कितनी है? 25%। यहां तक क्लियर है? लेकिन अगर कोई कंपनी लिस्टेड ऑन आईजीपी है तो पर ईयर लिमिट तो उसकी भी कितनी है? 15%, बट ओवरऑल लिमिट उसकी 50% है। ठीक है जी? अप टू 10 ईयर्स, यानी कि कोई भी कंपनी अगर आईजीपी पे लिस्टेड है तो पहले 10 साल के लिए उसको थोड़ा सा एडवांटेज देंगे कि वो स्वेट इक्विटी 1 साल में 15 एंड ओवरऑल कितना दे सकता है? 50। कई बार बच्चा कहता है सर ऐसा क्यों? देखो, कोई भी कंपनी जब आईजीपी पे लिस्टेड है ना तो वो स्टार्टअप है जो टेक बेस्ड काम कर रही है, और वहां पर एम्प्लॉइज आपकी कंपनी में काम ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बदले में इक्विटी चाहिए होती है। तो इसीलिए एक स्टार्टअप जो आईजीपी पे लिस्टेड होता है उसको अपने टेक को मजबूत करने के लिए क्या ऐसे लोगों को जिन्होंने टेक्निकल नो हाउ में आपकी मदद करी, क्या अच्छी खासी इक्विटी देनी पड़ती है। समझा? तो इसीलिए वो कितना तक दे सकता है? 50% तक ओवरऑल लिमिट दे सकता है। क्या सबको क्लियर है? यस सर। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन 54 में भी लिखा हुआ है और यहां पर भी लिखा हुआ है। वो क्या? कि आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा जब भी आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हो। लेकिन दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है इसमें, वो कहता है कि एसआर पास करवाओ। ठीक है सर। फिर आपको एसआर पास करवाने के लिए जो जनरल मीटिंग रखनी है, उस जनरल मीटिंग का आप नोटिस भेजोगे। उस नोटिस के साथ आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगानी है। उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर आपको सब डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे जो जो हम आपको शेड्यूल 2 में बताएंगे। इजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर टू द एम्प्लॉय हु बिलोंग टू प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप। मैंने कहा था ना प्रमोटर को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, उन एम्प्लॉइज को जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है उसे अप्रूव किया जाएगा एक रेजोल्यूशन के थ्रू, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ। यानी कि समझो, अगर नॉर्मल बात हो रही है, प्रमोटर हिस्सेदारी नहीं ले रहा, फिर तो आपने एसआर पास कराया, कहानी खत्म। लेकिन अगर वो कहते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू करना चाहते हो उन लोगों को जो कि प्रमोटर या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप है, तो फिर वहां पर आपको एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा विद सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन याद रखना, इस वोटिंग के अंदर जो भी ये वोटिंग होगी उसमें खुद प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चलेगा? यस सर। हर जब भी आप स्वेट इक्विटी की बात करेंगे तो उसका सेपरेट रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और याद रखना,
1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। 12 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन आपको स्वेट इक्विटी देना जरूरी होता है, अन्यथा आप स्वेट इक्विटी इशू नहीं कर सकते, आपको रेजोल्यूशन दोबारा पास करवाना पड़ सकता है। ठीक है सर। प्राइसिंग, देखो प्राइसिंग और लॉक इन, याद रखना 2 वर्ड बोले हैं मैंने, प्राइसिंग और लॉक इन। देखिए प्राइसिंग और लॉक इन के लिए ना वो कहता है कि अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर की क्या करनी है, प्राइसिंग या फिर इसका इस पे लॉक इन लगाना है। लॉक इन का मतलब बताया था ना मैंने कि मान लो जिनको हमने स्वेट इक्विटी दिया उन्हें हम कह सकते हैं कि आप 2 साल के लिए इन शेयर को बेचेंगे नहीं। तो इन्होंने दोनों प्रोविजंस के लिए क्या बोला, इन्होंने बोला कि स्वेट इक्विटी शेयर का प्राइसिंग और लॉक इन के लिए आपको मोटेटिस मोटेंडिस प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे जो स्टिपुलेटेड हैं, जो स्टिपुलेटेड हैं इन सेबी आईसीडीआर के अंदर फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ना प्लीज मैं रिपीट करूंगा क्या कहना चाह रहा है। देखिए सेबी आईसीडीआर के अंदर जब हम आईसीडीआर पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आएगी। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जब प्रोसीजर पढ़ेंगे ना उसमें प्राइसिंग निकालने का एक मेथड होता है, रेगुलेशन 164 आप पढ़ेंगे, वहां पे एक लॉक इन कॉन्सेप्ट भी होता है। तो बोला सेम प्राइसिंग और सेम लॉक इन का प्रोविजन जो सेबी आईसीडीआर में आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे लगाया है उसी को आप अप्लाई कर देना किस पर, स्वेट इक्विटी। अब ये प्रोविजन मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक हम आईसीडीआर नहीं पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए बस इसको ऐसे ही पढ़ लो कि प्राइसिंग का जहां तक सवाल है उसे डिटरमाइन कैसे किया जाएगा। प्राइसिंग रिक्वायरमेंट जो स्टिपुलेटेड है इन प्रेफरेंशियल इशू टू अ पर्सन अदर देन क्यूआईबी अंडर सेबी आईसीडीआर। और लॉक इन का भी आप चेक करो, सेम प्रोविजन लिखा होगा, सेम प्रोविजन लिखा होगा कि आपको उसके लिए उतने ही पीरियड के लिए लॉक इन करना है जो आपने इसके यहां पर लिखा था। ठीक है, तो प्राइसिंग और लॉक इन के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। अब देखो यहां पे बस 3 इंपॉर्टेंट मैटर्स आ रहे हैं, वैल्यूएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। दोस्तों इसको थोड़ा सा ढंग से समझना पड़ता है। ठीक है, 3 मैटर्स कौन कौन से आ रहे हैं बताओ, वैल्यूएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैं तीनों को एक साथ ही लेना चाहता हूं बिकॉज मैं तीनों में लिंक बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। कॉपी पेन बंद कर दीजिए, सिर्फ 5 मिनट मुझे और दे दीजिए, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेस्ट मैंने अनाउंस कर दिया, टेस्ट जरूर दीजिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा आपका। ठीक है, सामने देखना बस आपने। वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं, घूरते हैं, घूरो। अब ध्यान से देखना, ठीक है। वैल्यूएशन, पहले तो वैल्यूएशन का यहाँ पे मतलब क्या है, कई बच्चों को ना यहाँ पे समझ ही नहीं आता कि ये तीनों पॉइंट का मतलब क्या है, तीनों लिंक्ड है, ध्यान से देखना कैसे। सबसे पहला है वैल्यूएशन। देखो मैंने क्या कहा, शेयर्स क्यों दे रहे हो आप, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एम्प्लॉय ने आपको हेल्प करी है टेक्निकल नो हाउ देने में, या फिर वैल्यू एडिशन में, या फिर आईपीआर में। सिंपल। अब सोच के देखो, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कितना वैल्यू एडिशन या कितना आईपीआर डेवलप हुआ या कितना टेक्निकल नो हाउ हुआ, तब तक मेरे दोस्तों कितने स्वेट इक्विटी देने हैं ये पता ही नहीं चलेगा। तो अब हमें पहले ये पता लगाना पड़ता है कि जो हमें टेक्निकल नो हाउ मिल रहे हैं उसका वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि आप अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड भी तो करोगे। हाँ सर। तो अब यहां पे लॉ कहता है कि इसका वैल्यूएशन हम करवाएंगे मर्चेंट बैंकर से। किससे करवाएंगे, मर्चेंट बैंक। और मर्चेंट बैंकर अगर चाहे तो वो मदद ले सकता है किसकी, वैल्यूअर्स की। ठीक है ना, तो आराम से पढ़ेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, द वैल्यूएशन ऑफ नो हाउ आईपीआर या वैल्यू एडिशन शेल बी कैरिड आउट बाय द मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर चाहे तो कंसल्ट कर सकता है किसको, वैल्यूअर को या एक्सपर्ट को, जैसे उसको ठीक लगता है। बोलो, मर्चेंट बैंकर को एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से, यानी कि आपको एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि जो वैल्यूएशन मैंने करा है क्या वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या नहीं। तो सीए आपको सर्टिफाई कर देगा कि हाँ इन्होंने जो भी वैल्यूएशन करी है दैट इज स्ट्रिक्टली एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। खत्म। अब सपोज करो कि मर्चेंट बैंकर ने वैल्यूएशन कर दिया 20 लाख का,
मर्चेंट बैंकर ने वैल्यूएशन कितने का कर दिया, 20 लाख रुपए। अब ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो, सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखिए। कहते हैं अगर तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, कि क्या बोला उसने, मतलब आपने इंप्लॉई से पैसे नहीं लिए। देखो अगर पैसे लिए होते फिर तो सिंपल एंट्री हो जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन आपने पैसे नहीं लिए, आपने पैसे नहीं लिए, तो दोस्तों क्या बदले में आईपीआर तो आया है ना, बोलो। नॉन कैश कंसिडरेशन का मतलब क्या है, आईपीआर, वैल्यू एडिशन या टेक्निकल नो हाउ, ये सब क्या है, नॉन कैश कंसिडरेशन। भाई मैं भले तेरे से पैसा नहीं ले रहा, लेकिन तूने मुझे बदले में कुछ तो दिया है ना, और जो भी दिया है वो क्या है, नॉन कैश कंसिडरेशन। कहते हैं वेयर स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, उन्हें कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये सवाल है। देखो दोस्तों, अगर वो नॉन कैश कंसिडरेशन एसेट की फॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, एसेट, याद रखना एसेट दो तरीके के होते हैं, एक डेप्रिशिएबल होता है या फिर अमोर्टाइजेबल होता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट्स, इन्हें हम हर साल डेप्रिशिएट नहीं करते, इन्हें हम हर साल अमोर्टाइज, राइट ऑफ करते हैं। वो कहता है कि अगर आपने जो सिक्योरिटीज दी थी बदले में जो भी नॉन कैश कंसिडरेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट है, फिर तो उसको बैलेंस शीट में ले जाना, खत्म हो गया। लेकिन अगर दोस्तों कोई एसेट जनरेट ही नहीं हुआ, तो जो नॉन कैश कंसिडरेशन की वजह से अगर कोई एसेट जनरेट नहीं हुआ तो क्या वो खर्चा बन जाएगा, क्या उसको पी एंड एल में ले जाना, उसको एक्सपेंस बनाकर कहां ले जाना, पी एंड एल। बताओ फिर जर्नल एंट्री क्या बनी। अगर तो नॉन कैश कंसिडरेशन एक डेप्रिशिएबल एसेट है तो आप एंट्री कर देना एसेट डेबिट टू शेयर्स, तो ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। और अगर नॉन कैश कंसिडरेशन जो था वो कोई एसेट नहीं था तो फिर उसे एक्सपेंस बनाकर कहां ले जाना, पी एंड एल में, खत्म, फिनिश। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो लीजिए ये भी खत्म हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ आ गया हमें, ठीक है। अब सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, बस ये एक पॉइंट समझ लो, कहानी खत्म। दोस्तों आपको मालूम होगा कि हमने जब कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो वहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, यानी कि अगर आप अपने डायरेक्टर या मैनेजर्स को किसी तरह की कोई रेम्यूनरेशन देते हो तो वहां पर सेक्शन 196 197 याद आ रहा है ऑफ कंपनीज एक्ट लग जाते थे, जहां पर लिखा हुआ था कि आप अपने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को एक लिमिट तक दे सकते हो, उसमें सील होती थी 11% ऑफ द प्रॉफिट्स, ओवरऑल लिमिट 11%, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको याद आएगा, ठीक है। अब समझो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सपोज करो, सुन लेना ध्यान से, मान लो आपकी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट, इलस्ट्रेशन देख लो, वो 5% या 11% जो भी हमने करा होगा, वो निकल कर आ रही है 2 करोड़। अब ये कैसे आई होगी सर, इसके लिए 196 197 हमने पढ़ा होगा। मतलब ये लॉ ये कह रहा है कि किसी भी मैनेजर, किसी भी डायरेक्टर को टोटल रेम्यूनरेशन मिलाकर 2 करोड़ से ऊपर नहीं दे सकते, तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितनी दे सकते हो, 2 करोड़। लॉ ये पूछ रहा है कि जो हमने इन लोगों को स्वेट इक्विटी दिया है, मान लो उसकी वैल्यू है 1.5 करोड़, तो क्या ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा, अगर हाँ तो इनको 50 लाख और दे सकता हूं मैं, और अगर ना तो क्या अपार्ट फ्रॉम स्वेट इक्विटी क्या 2 करोड़ और दे सकता हूं। समझ ही नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि क्या स्वेट इक्विटी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट है या नहीं, क्योंकि स्वेट इक्विटी भी एक तरह से बेनिफिट है और रेम्यूनरेशन भी एक तरह से बेनिफिट है। अगर आप बोलोगे यस सर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का ये पार्ट है, फिर तो आप समझ रहे हो ना कि आप स्वेट इक्विटी 2 करोड़ से ऊपर नहीं दे सकते, पहली बात। और अगर 2 करोड़ से कम दोगे तो बैलेंस कितना और दे सकते हो वो चेक करना पड़ेगा। और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं ये अलग है वो अलग है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर ये भी दूंगा ये भी दूंगा।
समझ आ रही है? क्वेश्चन क्या है? डज sweat equity share which is issued to the manager या directors shall be treated as a part of managerial remuneration for the purposes of section 196 197 of companies act? लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो. आंसर इज यस. लेकिन कब? कब? इफ ड्यू टू नॉन कैश कंसिडरेशन कोई एसेट जनरेट नहीं हुआ तो और उसको हमने एक्सपेंस बना लिया, तो क्या वो एक्सपेंस रेम्यूनरेशन का पार्ट बन जाएगा? अभी पढ़ाया ना मैंने. मान लो नॉन कैश कंसिडरेशन से कोई एसेट जनरेट ही नहीं हुआ, और मैंने क्या कहा था, अगर कोई एसेट जनरेट हो जाता तो बैलेंस शीट में जाता, और अगर एसेट जनरेट नहीं हुआ तो उसे क्या मान लेना, एक्सपेंस, और P&L से राइट ऑफ कर देना. तो दोस्तों जब जब ये नॉन कैश कंसिडरेशन की वजह से कोई एसेट जनरेट नहीं होता, क्या उसे हम क्या मान लेते हैं, खर्चा. और जब हम उसे खर्चा मानते हैं तो क्या वो रेम्यूनरेशन का पार्ट बन जाता है, और सेक्शन 196 197 लग जाएगा. हमें देखना पड़ेगा कि हम कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं. क्लियर हो गया? ब्यूटीफुल. तो लीजिए, इसके बाद वो कहता है कि जो भी शेयर आप दोगे ना उनकी लिस्टिंग करवा लेना. बस उनकी क्या करा लेना, लिस्टिंग करा लेना. और लास्ट में एक ऑडिटर सर्टिफिकेट आपको AGM में प्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, जब आप इस सब स्वेट इक्विटी वगैरह इशू कर लोगे तो आपको ये काम करना है. दैट्स इट. देखो स्वेट इक्विटी में ना इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लो क्या है. इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा एम्प्लॉय की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वैल्यूएशन, इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर बनेगा पीरियोडिसिटी, मतलब सॉरी लिमिट कितना स्वेट इक्विटी दे सकते हैं, 15 और 25, 15 और 50. ठीक है. और इसमें पूछा जा सकता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और क्या ये मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट है या नहीं. आंसर इज यस. अगर वो एक्सपेंस माना गया था तो यस इट वाज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन. अगर नहीं माना गया था तो दोस्तों 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 क्या बताओ फिर, अगर वो एक्सपेंस नहीं बना था तो फिर वो मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट भी नहीं था. ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको. यहाँ से पढ़ेंगे आप, अगर स्वेट इक्विटी शेयर डायरेक्टर या मैनेजर को दिए जा रहे हैं और जो भी नॉन कैश कंसिडरेशन आया था विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एसेट, जो एसेट नहीं था, तो वो कहाँ गया, खर्चों में. अगर खर्चों में गया तो यस इट इज पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन. ठीक है, समझ में आया या नहीं? बोल दो. एक क्वेश्चन दे दूं, आप देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे. ठीक है, ध्यान से देखना. आप मुझे बस इतना बताना कि हमने शेयर इशू करे हैं 20 लाख के, और हमारे पास जो भी नॉन कैश कंसिडरेशन आया है उसमें से 15 लाख रुपए एक डेप्रिशिएबल एसेट जनरेट हुआ है, और 5 लाख का नो एसेट जनरेटेड. आपको ये बताना है बैलेंस शीट में कितना जाएगा, पहला पॉइंट. आपको ये बताना है एक्सपेंस कितना माना जाएगा, और आपको ये बताना है कि कितना पोर्शन मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट बनेगा. अगर आप ये आंसर दे पाए तो इसका मतलब आपको वो प्रोविजन समझ में आ गया. ठीक है, आंसर जरूर किया करो भैया, अपने लिए करते हो, मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं करता. ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आई वॉन्ट सिंपली कि यार बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, बहुत बुरा लगता है. मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ समय दूँ और अगर आप पास हो जाओ, नथिंग लाइक दैट. ठीक है, कमेंट करिएगा, आई विल चेक किस किस ने आंसर दिया. थैंक यू वेरी मच. परसों टेस्ट रखेंगे 12 तारीख को, स्वेट इक्विटी एंड SBEB का पूरा. और नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज योर बाय बैक. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा. ठीक है जी, चलो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय.